जय हिंद दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 1 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये कोटेशन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आपको ये बताने के लिए है कि जिस प्रकार पत्थर पर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है, उसी प्रकार आप किसी सब्जेक्ट के किसी भाग को बार बार रिवीजन करेंगे, तभी आपको आसानी से याद रह पाएगा, जिससे एग्जाम देते टाइम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालकों को शिक्षित करना। उद्देश्य इसका क्या है? तो ये है बालकों को शिक्षित करना। एक बार फिर से याद करिए, उद्देश्य क्या है? बालकों को शिक्षित करना। बाल श्रमिक विद्या योजना ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना है। शिक्षा में बाधा न आए, हर बच्चा अब स्कूल जाए, ये इस पर आधारित है। बाल श्रमिक विद्या योजना बालकों को 12,000 रुपए प्रति ईयर इसमें दिया जाएगा। बालिकाओं को 14,400 रुपए प्रति ईयर दिया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2020 में हुई थी। तब सभी जिलों में ना होकर कुछ जिलों में ही इसका विस्तार था, जिसे अब सभी जिलों में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, कल्याण मंडप योजना किसकी है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये किसकी है? तो ये भी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। दुग्ध उत्पादन में, चलिए बताइए, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर इतने समय कौन है? तो बताइए, तो कौन है इतने समय? तो ये है प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान। और अब उत्तर प्रदेश किस स्थान पर हो गया है? तो उत्तर प्रदेश पहुंच गया है दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये राजस्थान है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है कौन? उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। प्रथम स्थान पर कौन है? तो दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये कौन है? तो ये पुदुचेरी है। तीसरे स्थान पर कौन है? पुदुचेरी है। प्रथम स्थान पर दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर होकर उत्तर प्रदेश के राज्यों में, जिलों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो कौन है? तो वो भदोही है। कौन है वो जिला? तो वो भदोही है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो कौन है? तो वो मऊ है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वो बलरामपुर है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो वो बलरामपुर है। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो बताइए किसका रहा है सबसे खराब प्रदर्शन? ये तो पिछली करंट है, तो कौन किसका रहा है? तो ये बिहार का रहा है। अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना ये दोनों किसकी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये 24 जुलाई 1950 को हुआ था। और पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। इसमें जिले कितने हैं? 36। विधान परिषद सीटें कितने हैं? 100। विधानसभा सीटें कितनी? 403 प्लस 1। एक क्या है? तो ये एंग्लो इंडियन है। कौन है ये? तो एंग्लो इंडियन है। लोकसभा सीटें कितनी है? 100 है। राज्यसभा सॉरी, लोकसभा सीटें कितनी है? तो ये 80 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है।
और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिंकर दिवाकर है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है? तो ये 8 राज्यों और प्लस एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से सटकर सीमा साझा करती है। तो इसमें कौन कौन है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक विदेशी देश जो है वो कौन है? ये नेपाल है। दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थापित किया गया है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज क्यूफोस द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने पर केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज क्यूफोस द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है? इसमें मत्स्य पालन क्षेत्र में, किसमें? मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। केरल की करंट अफेयर, भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला हाई कोर्ट है। कौन? केरल। नोरोवायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर आया है? तो ये भी केरल में आया है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। सोना मतलब सोना नहीं होता है, सोना मीन्स क्या होगा? गोल्ड। यार किसकी बात की जा रही है? तो वो गोल्ड की बात की जा रही है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन बन गया है? तो वो पुल्लम पारा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? केरल में। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो वो कोच्चि है। और देश जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो वो कुंभलांगी गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन है? तो ये है गोपिका गोविंद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। केरल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जिले कितने हैं इसमें? 14। विधानसभा सीटें कितनी है? 140। लोकसभा सीटें 20। राज्यसभा सीटें कितनी है? 9 है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो पिनरई विजयन। केरल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साझा करता है। राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्य न्यायाधीश SV भट्टी हैं। एडीबी और भारत के बीच $295 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किस राज्य के लिए हुए हैं? ये ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए हुए? बिहार के लिए। बिहार में बेहतर हाईवे के लिए $29.5 करोड़ कर्ज देगा। कौन देगा? तो वो एडीबी देगा, जिससे 295 किलोमीटर, कितना? टोटल 295 किलोमीटर राजमार्गों को बनाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी क्या है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मांडलू यांग, फिलीपींस में है। अध्यक्ष कौन है? तो मासासुकु अस्कावा है। बिहार करंट अफेयर, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर बनाया गया है? तो गया में बनाया गया है। गया कहाँ पड़ता है? केरल में। हर घर गंगा जल योजना ये किसकी है? तो ये बिहार की है। शिक्षा CM भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार की है। CM महिला उद्यमी योजना ये किसकी है? तो ये बिहार की है, जिसमें क्या है? 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए का रोजगार के लिए महिला उद्यमी योजना लाई गई है, जिसमें महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कर्ज दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपए का कर्ज देने का मतलब किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही योजना बनाई गई। बिहार की स्थापना कब हुई है?
तो ये 22 मार्च 1922 को हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई है। जिले कितने हैं? तो 38 हैं। विधानसभा सीटें 243, लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो ये 40 है। बिहार के साथ साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं इसकी? तो 16 है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। चौथा प्रश्न, एशिया में पहली बार भारत में आयोजित विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 WCC का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कब होगा? तो ये 25 से 28 सितंबर को होगा, जो कि 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होगा। इसकी थीम क्या है? तो ये है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। और आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। अभी हाल ही में इसका थीम और शुभंकर का अनावरण किया गया था, तो इसलिए इसकी थीम क्या बनी थी? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और शुभंकर क्या है इसका? तो ये है स्वामी। और आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। देखो, चाय और कॉफी में काफी अंतर होता है। अब बात एक बताई जा रही, लेकिन देखिए, कॉफी का मतलब होता है कि कॉफी पी रहा है, यानी कि माना जाता है कि हाँ क्वालिटी है इसमें, यानी कि ये लोग बड़े लोग हो गए। बड़े का मतलब क्या हो गया? स्वामी हो गए। ये कैसे लोग हैं? स्वामी लोग हैं। और स्वामी लोग का मतलब क्या हो गया? लोगो हो गया इसका लोगो क्या हो गया? कॉफी। विश्व कॉफी सम्मेलन का लोगो क्या है? तो स्वामी है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बेंगलुरु में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खिलाड़ी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बनाए गए हैं। इसको ये चीज एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर कौन है विश्व कॉफी सम्मेलन के? रोहन बोपन्ना है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये भी कि ये कौन से खिलाड़ी हैं, किस चीज क्या खेलते हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन ICO का गठन कब हुआ? 1963 में। इसका प्रत्येक 4 साल में आयोजन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अब अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस को याद करने का तरीका है, एक कप कॉफी तो ला। क्या हो गया? 1 कप कॉफी तो ला। तो एक से क्या हो गया? एक हो गया कप। 1 कप से क्या हो गया? एक हो गया। कॉफी से क्या हो गया? कॉफी दिवस। और तो को देखिए किस लिए लाते हैं? तो मतलब हो गया, ये TO से लिया है। अक्टूबर में TO से क्या ले लिया? तो देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कर डालिए, लेकिन बीच में कहीं भी तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए अक्टूबर में हमने क्या ले लिया? तो ले लिया। तो 1 कप कॉफी तो ला। 1 से 1 तो से क्या हो गया? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कॉफी दिवस मनाया जाता है। 5वां प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा नई दिल्ली में बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? उल्लास। उल्लास जो है, ये जन जन साक्षर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। कौन? ये उल्लास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है ये? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? चलिए बताइए कौन है? तो ये है महेंद्र नाथ। कौन है? तो ये महेंद्र नाथ पांडे हैं। कौन है ये? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। उल्लास प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा और
किसमें? शिक्षा और साक्षरता पर, शिक्षा और साक्षरता पर क्या लाना है? क्रांति लाना है। उल्लास का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा और साक्षरता पर क्रांति लाना। उल्लास द्वारा बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के अंतर को पाटने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 15 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों को लक्षित करेगा। किसको लक्षित करेगा? तो जो 15 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं, तो उनको शिक्षित करने के लिए, जो भी पढ़े लिखे नहीं है उनको शिक्षित करने के लिए उल्लास नाम का एक क्या मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। उल्लास का नाम क्या है? तो ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें दिया गया नारा कौन सा है? तो ये है जन जन साक्षर, यानी क्या है? जन जन साक्षर है। इसको जारी किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया है। किस अवसर पर इसको जारी किया गया है? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। किस अवसर पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये अब की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये तीसरी वर्षगांठ मनाई गई थी। NCERT के दीक्षा पोर्टल के द्वारा शिक्षार्थियों को विविध शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में ये कार्य करेगा। कौन? उल्लास कार्य करेगा। यह प्रोग्राम मुख्य रूप से अभी ऊपर हमने बताया था 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित करता है जो स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए। उसी के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास को स्टार्ट किया गया है। छठा प्रश्न है, WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। किसको किसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए तिमोर लेस्ते और ऑप्शन नंबर बी भूटान, दोनों को किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रूबेला मुक्त ये क्या है? ये जर्मन खसरा वायरस होता है जो शरीर पर लाल दाने आने से होता है। ये जो बॉडी में ये चेहरे और बॉडी में जो दिख रहे हैं लाल लाल दाने, यही क्या है? रूबेला मुक्त घोषित रूबेला के खसरा है। रूबेला है ये क्या है? ये रूबेला है, जिसको क्या कहते हैं? जर्मन खसरा कहते हैं। ये वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। तीव्र संक्रामक रोग होता है। रूबेला कैसा होता है? तीव्र संक्रामक रोग होता है जो कि छींकने या खांसने से होता है। भारत जिन 2 रोगों से मुक्त हो चुका है वो कौन कौन से हैं? तो वो पोलियो है और कौन कौन से हैं? स्मॉल पॉक्स है। और पोलियो से मुक्त भारत कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। स्मॉल पॉक्स टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, जो कि विश्व का पहला टीका है। आई फ्लू जो अभी बहुत ही ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? तो एडिनो वायरस के द्वारा हो रहा है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधनोम है। सदस्य देश कितने हैं? तो 194 हैं। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तो ये दिल्ली है। और मुद्रा क्या है? तो ये है USA डॉलर है। मुद्रा क्या है? USA डॉलर। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम। देखिए भूटान तो लोगों को अधिकतर याद हो जाता है, मुद्रा भी अधिकतर लोगों को याद होगा। नहीं भी याद है तो इसको ऐसे बिना ट्रिक के याद करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तिमोर लेस्ते की दिल्ली, यानी कि दिल्ली से दिल्ली ले आओ, दिल्ली से दिल्ली, तो तिमोर लेस्ते दिमाग में रहे कि हाँ दिल्ली नाम से कोई है, किसी की है राजधानी जो तिमोर लेस्ते है। डेंगू, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है।
टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ या परजीवी के द्वारा। अब प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है, कोशिश 100% यही है कि आपको वही चीज पढ़ाई जाए जो आपको बार बार याद करना है, इम्पोर्टेंट है। याद करने के लिए तो अभी इसमें भी बहुत चीजें होती हैं जो आपको याद करनी है, लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं याद है तो स्टार्टिंग इसी तरह से आप करिए। जो चीज पढ़ाई जा रही है इसको हो सके तो अच्छे से याद करिए। जैसे ये डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बना कि डेंगू किससे फैलता है? वायरस से। टाइफाइड जीवाणुओं से। मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी से। और मलेरिया जिस परजीवी से फैलता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम प्लाज्मोडियम है। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं इससे? PSLV C56 रॉकेट से किस देश के साथ उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके उपग्रह को? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अभी हमने इसको पिछले डेली करंट अफेयर में भी आपको पढ़ा चुके हैं। DSSAR सैटेलाइट की खासियतें क्या है? तो ये कमर्शियल कस्टमर्स को मल्टी मॉडल एवं हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें देगा और सर्विस मुहैया करवाएगा। हर मौसम में दिन रात में हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेकर भेजेगा। और इसका वजन कितना है टोटल? तो 360 किलोग्राम वजन है इसका। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो ये श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से। सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को लेकर जाने वाला ये मिशन है। तो इसमें लगभग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर के जो उपग्रह लिए जा गए हैं उनका नाम क्या है? तो वो क्या नाम है? DSSAR उपग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से याद कर दिएगा क्योंकि ये बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और अध्यक्ष कौन है? तो ये एस सोमनाथ है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च क्या? लॉन्च व्हीकल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो PSLV C56 की ये कौन सी उड़ान है? तो ये रॉकेट की कौन सी उड़ान है? तो ये 58वीं उड़ान है। कौन सी उड़ान है ये? तो ये 98वीं उड़ान है, जिससे पहले 2 असफल हो गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? PSLV C56। यानी कि इसको PSLV C58 नहीं कहा जा सका। क्यों? क्योंकि ये 2 बार पहले भी असफल हो चुका है। अगर ये असफल न होता 2 बार तो क्या हो जाता है? इसका नाम 58 ही होता है, यानी कि PSLV C58 होता है। लेकिन इसलिए असफल होने के कारण इसलिए इसका एक नाम क्या होगा? PSLV C56 ही होगा। तो मेन इसमें PSLV C56 रॉकेट से 7 उपग्रह, ये भी कितने उपग्रह को? 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। DSSAR उपग्रह को लेकर जाने वाला है। अब 6 सहयात्री उपग्रह हैं जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। वेलोक्स AM है जो कि 23 kg का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रो सैटेलाइट है। एक्रेड है जो कि एटमॉस्फेरिक कपलिंग डायनेमिक्स एक्सप्लोरर प्रायोगिक उपग्रह है। और 3 स्कूप सेकंड जो कि प्रौद्योगिक प्रदर्शक पेलोड उड़ाने वाला 3U नैनो उपग्रह है। और न्यू लॉयन ये 3U नैनो उपग्रह है जो IoT कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा। गैलेशिया क्या है? 3 नैनो उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा। ORB टॉल स्ट्राइडर क्या है? तो ये इंटरनेशनल सहयोग के तहत विकसित किया गया है। 8वां प्रश्न, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 8वें का A TV नरेंद्रन नियुक्त किए गए। ये हैं TV नरेंद्रन, इनको नियुक्त किए गए। टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। कहाँ पर? साकची झारखंड में। ये क्वेश्चन काफी बार बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है।
तो इसलिए ये याद करिएगा कि टाटा आयरन स्टील की स्थापना 1907 में साकची झारखंड में हुआ है और इसका प्रमुख केंद्र टाटा आयरन स्टील का बात कर रहे हैं, इसका प्रमुख केंद्र क्या है, कौन है, तो जमशेदपुर झारखंड है। टाटा कंपनी के अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रशेखरन है। टाटा आयरन स्टील की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रशेखरन है। और टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक जो टी नरेंद्रन है, ये 5 साल के लिए बनाए गए हैं। कितने साल के लिए, अगले 5 साल तक ये रहेंगे। 9वां प्रश्न, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश के हैं ये, तो ये किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो 100% इनको पहचान गए होंगे आप। इमर्जिंग कप 2023 किसने जीता है, तो ये पाकिस्तान ने जीता है। श्रीलंका के लाहिरू थिरमाने ने भी संन्यास लिया है, किसने संन्यास ले चुके हैं, श्रीलंका के लाहिरू थिरमाने। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड मास्टर कौन बने, शाहरुख खान। अगर अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम लग रहा है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये बनता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। चूंकि अब की वर्ल्ड कप है इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ कौन है, जियोफ एलार्डिस है। सदस्य कितने हैं, तो ये 108 हैं इसमें सदस्य। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कब तक पहुंच जाएगी, तो ये पहुंच जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कब तक पहुंच जाएगी, 2030 तक। देखिए चार्ट में बिगेस्ट इकोनॉमीज यानी कि जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है उसमें 1992 में इंडिया किस स्थान पर रही है, तो इंडिया रही है 8वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 किस स्थान पर रही है, तो 8वें नंबर पर रही है। फिर 2010 में किस स्थान पर आ गई, तीसरे स्थान पर आ गई। कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो कहाँ पहुंच गई, तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उसके बाद 2028 में फिर कहाँ से ये कहाँ बनी रहेगी, तो इंडिया ये तीसरे स्थान पर बनी रहेगी। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कब तक बन जाएगा, 2027-28 तक। आईएमएफ के अनुसार 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और सीईबीआर के अनुसार 2035 तक। सीईबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। क्या होता है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये इसकी क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये इसकी क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म होती है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कब तक बनेगा, 2075 तक। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में टॉप 7 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इंडिया इतने समय किस स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है। यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें कृपा करके। अगर वीडियो आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एक आपकी सब्सक्राइब से ही हमारी मेहनत को सफलता मिलेगी और बहुत ही हम लोग को खुशी होगी। इसलिए मेहनत को हम लोग के बर्बाद न जाने दीजिए। कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।